नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, हिंदी शिक्षण की रीट के लिए शिक्षण विधियां जो है हम आज वीडियो में लेकर आए हैं और हम मोस्ट इम्पोर्टेंट केवल आपको 10 प्रश्न करवाएंगे। यदि आपके 10 प्रश्न सही हो जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा और बहुत ही अच्छे स्तर के प्रश्न हैं। यदि 10 प्रश्न आपके सही होते हैं इसका मतलब आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। यदि कुछ प्रश्नों में गलती होती है तो आप उसे सुधार कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। चलिएगा हम शुरू करते हैं। और टीचिंग मेथड लगभग सभी सब्जेक्टों में लगभग सेम है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हिंदी के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा देखिएगा, एक अध्यापिका संज्ञा समझाने के लिए पहले उदाहरण देती है, फिर उसकी परिभाषा बताती है। यह विधि क्या कहलाती है? हम आपको एकदम आराम से समझाएंगे। पहले आप कमेंट बॉक्स में खुद बताइएगा कि यह विधि कौन सी कहलाती है, जिसमें पहले हम उदाहरण देते हैं फिर उसकी परिभाषा बताते हैं। ऑप्शन है आगमनात्मक, या फिर है निगमनात्मक, या फिर है संप्रेषणात्मक, या फिर है प्रदर्शन विधि। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाता है हमारा कौन सी है जिसमें हम पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, वो विधि है हमारी आगमनात्मक विधि, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाता है। इसमें क्या होता है, पहले हम विशिष्ट उदाहरण या अवलोकन प्रस्तुत करते हैं और फिर उन उदाहरणों के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है या परिभाषा प्रदान की जाती है। ठीक है, और यह एक ऐसी विधि है जो व्याकरण सीखने को प्राकृतिक प्रवचन में विषयों के रूप को प्रस्तुत करके एक प्रभावी और उत्पादक प्रक्रिया बनाती है। अर्थात व्याकरण सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये विधि है। चलेगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस विधि द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति तीनों का साथ साथ विकास होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है किंडरगार्टन पद्धति, ऑप्शन नंबर सेकंड है डाल्टन पद्धति, ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रोजेक्ट पद्धति, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है मॉन्टेसरी पद्धति। इसका सही जवाब हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट किंडरगार्टन पद्धति है, जिसमें प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति तीनों का साथ साथ विकास होता है। देखिएगा किंडरगार्टन पद्धति की मैं बात करूं तो फ्रॉबेल थे, एक फ्रेडरिक फ्रॉबेल एक जर्मन शिक्षाविद थे जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले किंडरगार्टन सिस्टम का प्रवर्तन किया था, मतलब उसके प्रवर्तक के रूप में से जाना जाता है। जर्मन भाषा में किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बच्चों का बगीचा, ठीक है, या फिर बालवाड़ी जिसे हम कहते हैं। और किंडरगार्टन में होता क्या है, इस पद्धति के अंतर्गत जो है गतिविधियों को इस विचार के आधार पर तैयार किया गया था कि बच्चे खेल के माध्यम से सबसे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इनमें कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं बच्चों को, उनमें जैसे कि गेंद हो गई, लकड़ी के ब्लॉक हो गए, ज्यामितीय आकार हो गए, प्राकृतिक वस्तुएं, जिनसे खेल खेल के माध्यम से बच्चे सब कुछ सीख सकते हैं। चलेगा, मतलब कि करके सीखते हैं इसमें बच्चे। आगे देखिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। किस विधि में बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए भाषा सीखी जाती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन नंबर सेकंड आता है हमारा व्याकरण विधि, ऑप्शन नंबर थर्ड आता है हमारा व्याकरण अनुवाद विधि, और ऑप्शन नंबर 4 आता है हमारा समवाय विधि। तो कौन सी विधि है जिसमें बिना मातृभाषा, इस बात को आप टिक मार कीजिएगा, बिना मातृभाषा को हम थोड़ा और हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि बिना मातृभाषा के जो सीखी जाती है उसमें केवल यही आंसर हमेशा आपको लिखना है। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाती है हमारी ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि है जो कि बिना मातृभाषा के सीखी जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें व्याकरण के नियमों का अप्रत्यक्ष रूप से व्याकरण के नियमों को सिखाया जाता है। इसकी विशेषताओं की मैं बात करती हूं तो देखिएगा इस विधि में भाषा प्रयोग की क्या होती है फ्रेंड्स, प्रधानता होती है। मौखिक व लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से सीखने पर अधिक बल दिया जाता है। यह विधि व्याकरण विधि के दोषों को दूर करने के प्रयोग में लाई जाती है और इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन सब से क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि हम प्रत्यक्ष विधि में बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए भाषा इसमें सीखी जाती है।
ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, विचार विश्लेषण का अंतिम सोपान क्या होता है? गृह कार्य, या फिर बोधात्मक प्रश्न, या फिर पूर्व ज्ञान परीक्षा, या फिर कक्षा कार्य निरीक्षण। तो विचार विश्लेषण का जो अंतिम सोपान होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? बोधात्मक प्रश्न। गौर फरमाइएगा फ्रेंड्स, भाषा शिक्षण के दो मूल उद्देश्य जो होते हैं वो है भाषा ज्ञान में वृद्धि और विचार ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि। तो यदि मैं बात करूं कि विचार विश्लेषण जो होता है, विचार विश्लेषण के लिए प्रश्नोत्तर, कथोपकथन होता है, उदाहरण होता है, प्रदर्शन होता है, तुलना, दृष्टांत, जटिल विचारों का विश्लेषण आदि इसमें करना होता है। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों का अर्थ पाठ के विचारों का क्या होता है? स्पष्टीकरण होता है, पाठ के विचारों का स्पष्टीकरण। और विचार विश्लेषण का अंतिम सोपान क्या होता है? बोधात्मक प्रश्न होता है। बोधात्मक प्रश्नों के द्वारा क्या पता लगाया जाता है फ्रेंड्स कि बालकों ने कितना ग्रहण किया। बोधात्मक प्रश्नों से हम ये पता लगाते हैं कि आखिर बालक ने हमने जो पढ़ाया उसमें से कितना ग्रहण किया है। मैं इसके सोपानों की बात करूं तो अंतिम सोपान तो बोधात्मक प्रश्न है, लेकिन बाकी के सोपान क्या क्या है? एक आता है प्रस्तावना, एक दूसरा आता है विषय प्रवेश, तीसरा आता है कक्षा कार्य एवं निरीक्षण, चौथा आता है आवत्यात्मक प्रश्न और पांचवा आता है बोधात्मक प्रश्न, जो कि शिक्षण प्रक्रिया का एक अंतिम सोपान है। ठीक है, चलेगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, मातृभाषा तथा लक्ष्य भाषा में बहुत थोड़ा अंतर होने पर लक्ष्य भाषा शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? व्याकरण विधि, अनुवाद विधि, व्यास विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक बार आप फिर से क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा। मातृभाषा तथा लक्ष्य भाषा में बहुत थोड़ा अंतर होने पर लक्ष्य भाषा शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाता है फ्रेंड्स प्रत्यक्ष विधि, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा करी थी। प्रत्यक्ष विधि को सुगम पद्धति, सम्राट विधि या फिर प्राकृतिक विधि तथा निर्बाध विधि, इन सभी को नाम से भी जाना जाता है। मातृभाषा तथा लक्ष्य भाषा में बहुत थोड़ा अंतर होने पर इस विधि को अपनाया जाता है। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों की जानकारी कराए बिना सीधी भाषा सिखाई जाती है, अर्थात भाषा के माध्यम से ही भाषा सिखाई जाती है। आप ये समझ सकते हैं। इस विधि में क्या होता है, बालक की मातृभाषा को बिना मध्यस्थ बनाए अन्य भाषाएं सिखाई जाती हैं और भाषा प्रयोग की इसमें प्रधानता होती है। मौखिक व लिखित अभ्यास द्वारा सीधे इस विधि में नई भाषा हम सिखाते हैं। वार्तालाप के माध्यम से सीखने पर इसमें बल दिया जाता है। व्याकरण विधि के दोषों को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस विधि में व्याकरण का ज्ञान अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है और श्रवदस्य सामग्री का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा आगे हम बात करते हैं। और हमें दे रखी है व्याकरण विधि, अनुवाद विधि और व्यास विधि। देखिएगा व्याकरण विधि में क्या होता है, इस विधि में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। अनुवाद विधि की मैं बात करूं तो अध्यापक की मदद से बच्चे आधार भाषा से लक्ष्य भाषा में और लक्ष्य भाषा से आधार भाषा में अनुवाद करते हुए भाषा सीखते हैं। व्यास विधि की मैं बात करूं तो व्याख्या विधि का विस्तृत रूप है व्यास विधि। इस विधि के तहत शिक्षक पाठ शिक्षण के दौरान भाषा व कला दोनों पक्षों के माध्यम से शिक्षण कार्य करता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा शिक्षण भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है? फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है व्याकरण अनुवाद, ऑप्शन नंबर सेकंड है निगमनात्मक, ऑप्शन नंबर थर्ड है आगमनात्मक या फिर है संप्रेषणात्मक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाता है निगमनात्मक, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। देखिएगा फ्रेंड्स, व्याकरण सार्थक वाक्यों के निर्माण के संदर्भ में शब्दों के उपयोग से संबंधित नियमों का क्या है, एक समूह है। विभिन्न प्रकार की व्याकरण शिक्षण विधियां हैं जो सीखने को एक उपयोगी प्रक्रिया बनाती हैं, जिसमें से आगमन निगमन का भी हम क्या पढ़ते हैं, नाम पढ़ते हैं।
देखिएगा, व्याकरण पढ़ने के निगमनात्मक उपागम में क्या होता है, उदाहरण या अभ्यास गतिविधियां प्रदान करने से पहले शिक्षार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं का और किस चीज का फ्रेंड्स, स्पष्ट नियमों का, इनका स्पष्टीकरण कर दिया जाता है पहले ही। और इस उपागम में शिक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सही वाक्य बनाने के लिए नियमों को लागू करें या फिर उनको ग्रहण करें। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका पहले बच्चों को संज्ञा की परिभाषा से अवगत कराती है, तत्पश्चात उन्हें संज्ञा के उदाहरण से प्रस्तुत करती है। यह व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपना रही है? तो देखिएगा, हमने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया, पहले परिभाषा देना फिर उदाहरण देना, अर्थात कौन सी हो जाएगी, निगमन विधि। यदि इसका उल्टा होता, पहले उदाहरण देती तो हमारी आगमन विधि हो जाती, लेकिन पहले परिभाषा प्रस्तुत की तो पहले हो जाएगी हमारी कौन सी, निगमन विधि। नी से निगमन, नी से नियम, नियम या परिभाषा आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। नियम से शुरू होकर उदाहरण की ओर निगमन विधि जाती है। इस विधि में शिक्षक अपनी भाषा में विद्यार्थियों को नियम या परिभाषा बताकर उनके सिद्धांत व परिभाषाओं को स्पष्ट करते हैं। इस विधि में परिभाषाओं को रटने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह एक अमनोवैज्ञानिक है क्योंकि यह सूक्ष्म से स्थूल की ओर के सिद्धांत पर आधारित है, स्थूल से सूक्ष्म पे नहीं है। चलिएगा आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रयोजन विधि की विचारधारा के जनक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, जॉन डीवी, अरस्तु, सुकरात या फिर किलपैट्रिक। तो प्रयोजन विधि के जो जनक हैं या जन्मदाता हैं वो कौन है फ्रेंड्स? जॉन डीवी। हम सभी जानते हैं जॉन डीवी को प्रयोजन विधि के जनक कहा जाता है। प्रयोजन विधि जॉन डीवी की अवधारणा पर आधारित है, किंतु इस विधि की विचारधारा को उनके शिष्य किलपैट्रिक ने विकसित किया था। लेकिन यहाँ पर जनक की बात हो रही है तो नाम आता है जॉन डीवी का। ठीक है, क्या होता है इस विधि के द्वारा, एक विद्यार्थी स्वयं अपनी रुचि से अपने पाठ्यक्रम तथा अपनी क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने आप सीखता है। इस विधि में बालक स्वयं अपनी समस्या का हल स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से खोजने की कोशिश करता है। और यह विधि कैसी है? पूरी बाल केंद्रित विधि है। ठीक है, पूरी बाल केंद्रित विधि है क्योंकि बच्चा स्वयं सीखता है। इस विधि में क्या होता है, बालक अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर कार्य करता है और वास्तविकता के नियमों पर यह कार्य करती है। तो इस विचारधारा के जनक कौन हो गए? जॉन डीवी हो गए हैं। चलेगा अगले प्रश्न की ओर में। अगला प्रश्न देखिएगा, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है? प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर या फिर है सभी स्तरों पर? तो हम बात करते हैं अनुकरण विधि की। तो अनुकरण विधि कौन से स्तर पर उपयोगी है? अनुकरण विधि है फ्रेंड्स प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी होती है। कौन सी? अनुकरण विधि, जिसमें बच्चों से दोहराया जाता है। देखिएगा इसमें क्या होता है, शिक्षक द्वारा किसी शैक्षिक गतिविधि के उपरांत बच्चों द्वारा उन्हें दोहराया जाता है। इस विधि का प्रयोग उच्चारण, लेखन और रचना कौशल के विकास हेतु किया जाता है। अनुकरण विधि के तहत लेखन और उच्चारण अभ्यास प्रारंभिक स्तर के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा पाठ्य शिक्षण के दौरान लिखित और उच्चारित शब्दों का अनुकरण कर बच्चों द्वारा उन्हें दोहराया जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न देखिएगा, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। ऑप्शन देखिएगा, प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि, उद्बोधन विधि या फिर खंडान्वय विधि। तो इसका सही जवाब हो जाता है उद्बोधन विधि। शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी आ जाएगी? उद्बोधन विधि। देखिएगा जब कोई व्यक्ति बोलते, लिखते व पढ़ते समय छंद रहित स्पष्ट भाषा का प्रयोग करे तो उसे हम क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? देखिएगा व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना, शब्दावली प्रयोग करना, शब्दकोश को देखने की क्षमता का विकास करना, देखी हुई घटनाओं का वर्णन करना। इसके लिए उद्बोधन विधि का यूज करेंगे। तो उद्बोधन विधि में क्या होता है, चित्र, रेखा चित्र, प्रतिकृति दिखाकर, प्रत्यक्ष अभिनय करके, पदार्थ को प्रत्यक्ष दिखाकर आदि का प्रयोग करके अध्यापक किसी शब्द का अर्थ पूछ सकता है, उसको कहते हैं हम उद्बोधन विधि। ठीक है, और एक आई है इसमें प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि को हम सुकराती विधि के नाम से भी जानते हैं, सुकरात विधि या संवाद विधि। इसमें अध्यापक पढ़ाए गए पाठ में से प्रश्नोत्तर करता है। अर्थकथन विधि मैं बात करूं किसकी? व्याख्या या व्यास विधि। ठीक है, इसमें अध्यापक शब्दार्थ के साथ साथ भावार्थ की भी व्याख्या करता है और उनके पर्याय बताता है।
ठीक है, चलिएगा फ्रेंड्स, आज के हमारे होते हैं 10 प्रश्न कंप्लीट। आज के हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके 10 प्रश्न सभी सही हुए होंगे। 10 प्रश्न थे लेकिन 10 ही बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसी से आपके जांच हो गई होगी कि आपकी कितनी अच्छी रीट की तैयारी है। तो चलेगा, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा। ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं आपको कल।